हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। हमने टारगेट करा हुआ है 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी जो लाइट के, लेंस के, साउंड के और हीट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम डेली शाम 4 बजे ये सेशन अटेंड करते हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट पेपर 2 में पूछा जाता है, तो वो लोग मोस्ट वेलकम है, उन लोगों का इनवाइटेड है। क्यों? क्योंकि ये सेशन मिस मत करिए, क्योंकि हमने जितने भी थ्योरी करी हुई है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन थ्योरी के बाद करना कितना हेल्पफुल होता है। हमें चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाती हैं और हमें ये भी पता हो जाता है क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से बन रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस मत करिए। 30% पढ़िए, 20% पढ़िए, 100% पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 100% पढ़ लिया, 2 दिन हो गया, किसी से नहीं होता कि डेली का डेली आपका कवर हो जाए। लेकिन वही लोग सफल हो पाते हैं जो डेली का डेली कुछ तो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टारगेट करा हुआ है कि हम आज सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो हम सारा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, यही हमारा सही डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया तो हम एकदम छोड़ दें। ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिन्हें निकालना है, जिन्हें ये है कि भई मुझे ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बारे में वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम आएगा तो होगा। एग्ज़ाम आता है तो प्रेशर हो जाता है और प्रेशर में पढ़ाई भी नहीं होती। तो अभी से लगे रहिए, थोड़ा ही पढ़िए बट पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। तो इसीलिए जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि सीटेट पेपर 2 के लिए आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और कंप्लीट पेपर भी डिस्कशन होगा। तो सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके लिए अपना कमेंट करके फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका समतल दर्पण यानी कि लाइट से है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दर्पण के बारे में पूछा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? तो समतल दर्पण में हमें 3 चीज़ें याद रखनी होगी कि समतल दर्पण में हम इमेज के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है? तो हमारा इमेज सेम साइज़ का बनता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जितने बड़े हैं, इमेज आपसे 2 गुना बड़ा दिखाई देता है या फिर थोड़ा-सा बड़ा दिखाई देता है, सेम साइज़ का दिखता है ना? और ऐसा तो है नहीं कि अपनी इमेज को आप अपनी साइड ला कर के खड़े कर दो, आजा भाई यहाँ पे तू खड़े हो जा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये आभासी होता है और सेम साइज़ का होता है और पार्शियली इन्वर्टेड होता है। यानी कि पार्शियली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखेगा और राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड दिखेगा प्रतिबिंब में। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। हमें इमेजिन करना है समतल दर्पण के बारे में कि हम मिरर मिरर के सामने खड़े हैं, सेम साइज़ का हमारा इमेज बना है, हम उसको बाहर नहीं ला सकते, यानी कि ये आभासी है। और नेक्स्ट चीज़ कि ये उल्टा, पार्शियली उल्टा है, यानी कि हमारा लेफ्ट वाला जो हैंड है वो राइट दिखता है और राइट वाला जो हैंड है वो लेफ्ट दिखता है। तो 3 चीज़ों के बेस पे हम इस ऑप्शन को क्लैरिफ़ाई करेंगे, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर नीचे रहता है, सीधा ही बनता है और सेम साइज़ का बनता है। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, गलत है कि क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है? और नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, तो सी भी आपका करेक्ट है, पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज़ बिंब के साइज़ के बराबर होता है। तो ए, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड टॉपिक से है, सही कथन बताना है। सही कथन साउंड में हमें 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला कि साउंड जो होता है, वो किसी मीडियम में ही ट्रैवल करता है। किसी मीडियम में ही ट्रैवल करता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ठीक? वैक्यूम यानी कि निर्वात में ट्रैवल नहीं करता। जैसे चंद्रमा पे आपको साउंड सुनाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए आपको सुनाई नहीं देती साउंड, ठीक? तो और दूसरी चीज़ क्या है कि लाउडनेस जो होती है, साउंड का जो लाउडनेस होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2021 में पूछा गया है, जो सीटेट पेपर 2 का 2021 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक? और दूसरी चीज़ पिच जो होती है, पिच फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक? लाउडनेस यानी कि प्रबलता जो होती है, प्रबलता, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, और पिच यानी कि आवृत्ति, सॉरी, पिच यानी कि
तारत्व, तारत्व, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक? तो ये चीज़ें याद रखेंगे तो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन इसी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज़ है सही कथन पहचानना है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो ये सही बात हो गई, पहले ही सही बात हो गई। आगे भी देख लेते हैं, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तारत्व यानी कि पिच, तो पिच क्या आयाम से कोई मतलब रख रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे तारत्व है। यहाँ पे तारत्व है, तारत्व फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तारत्व बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसका इससे मतलब है एम्पलीट्यूड से पिच का या फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत हो गया। तीसरा है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। आ आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है निम्न है तो क्या तारत्व उच्च होगा? नहीं भई, अगर ये निम्न है तो ये भी निम्न होगा, ठीक? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तो प्रबलता यानी कि लाउडनेस, लाउडनेस का निर्धारण किसके द्वारा बोला है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी द्वारा किया जाता है। पहली बात तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो फोर्थ भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला ही यहाँ पे सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? तो छाया बनने के लिए आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक? तो आप यहाँ कोई भी अवरोध ला दें तो उसका इमेज आपका उसकी छाया जो है आपको नीचे दिखाई देगी, ठीक? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो इसका छाया पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, तो प्रकाश उच्च चाल से गमन करे या फिर यानी कि हाई स्पीड से गमन करे या फिर लो स्पीड से गमन करे, क्या फ़र्क पड़ता है? छाया को तो छाया ही बनना है, ऐसा तो है नहीं कि वही बनना है। ऐसा तो है नहीं कि लाइट तेज़ आएगी तो छाया को उड़ा कर के यहाँ पे बना देगी, है नहीं? ठीक? तो इसका उच्च या नीच से कोई भी मतलब नहीं है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, तो ऐसा तो है नहीं कि छाया का कलर काला ही होता है, छाया हमेशा काली ही बनती है, तो उसका कलर से भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो अगर हमें छाया बनानी है, तो हमें पारदर्शी वस्तु लेनी होगी। ऐसा नहीं कि अपारदर्शी वस्तु ले लिया और छाया बनाने लग गए, ठीक? तो हमें यहाँ पे ये ज़रूरी है छाया बनाने के लिए कि अपारदर्शी वस्तु हम नहीं यूज़ कर सकते, कौन-सी यूज़ करेंगे? पारदर्शी, तो ये भी सही है। पहला और चौथा सही है, जहाँ पे 4 और 1 है वही करेक्ट होगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा लिखा हुआ है, सीटेट का यही हाल है कि ये क्वेश्चन बड़ा-बड़ा देगा, भले ही ईज़ी होगा लेकिन इतना बड़ा देगा कि आपका पढ़ने में ही 1 मिनट चला जाए। तो अगर ये चाहें तो ये क्वेश्चन हटा दें, इसको पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर दे देना है। दिया है मिरर और इधर दिया है कैरेक्टर, तो मिरर का कैरेक्टर हमें देखना है कि कौन-सा मिरर है, ठीक? इरेक्ट और सेम साइज़ अभी हमने समतल दर्पण में देखा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है यानी सीधा बनता है और सेम साइज़ का बनता है ना? सीधा बनता है और सेम साइज़ का बनता है, तो ए हो गया समतल दर्पण। बी क्या है? इरेक्ट और डिमिनिश। इरेक्ट यानी कि डिमिनिश अगर उत्तल और अवतल दर्पण का हम कंपेयर करें, यहाँ पे अवतल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमें बहुत ईज़िली ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अवतल दर्पण में 6 इमेजेज़ बनते हैं और उन 6 इमेजेज़ में जो 5 होते हैं वो वास्तविक होते हैं और सिर्फ़ 1 ही होता है जो आभासी होता है। वास्तविक यानी कि रियल, आभासी यानी कि वर्चुअल होता है ना? उसी का उल्टा हम कर देंगे, इसमें क्या होता है ज़्यादातर इसमें वास्तविक अवतल में वास्तविक बनते हैं, तो उत्तल में ज़्यादातर आभासी यानी कि उत्तल में ज़्यादातर क्या आभासी ही बनता है, ठीक? वर्चुअल ही बनता है हमेशा, ठीक? अव अवतल का आपको याद रखना होगा लेकिन उत्तल का आपको याद नहीं रखना होगा, उत्तल में सिर्फ़ आभासी बनेगा और जहाँ पे आभासी आएगा हम बोलेंगे सीधा, जो
आभासी ऐसे याद रख लेंगे, जो आभासी होते हैं, जो काल्पनिक लोग होते हैं, उन्हें लोग सीधा समझ लेते हैं, ठीक? तो इस तरीके से जो झूठे लोग होते हैं, उन्हें लोग सीधा समझ लेते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक? तो 3 चीज़ें ये फिक्स्ड है और उत्तल का फिक्स है, अवतल का आपको याद रखना होगा। अवतल का 6 बनता है, सिर्फ़ 1 को छोड़ कर के ज़्यादातर वास्तविक बनते हैं और जहाँ पे वास्तविक आएगा, उल्टा बनेगा और ज़्यादातर वस्तु से बड़े ही बनते हैं, ठीक? तो यहाँ पे इरेक्ट और डिमिनिश दिया है, सीधा यानी कि यहाँ पे क्या है? आभासी, सीधा और छोटा, डिमिनिश यानी कि छोटा और इरेक्ट यानी कि सीधा, तो बी आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा, मिरर यहाँ पे दिया है तो। फिर सी क्या है? इन्वर्टेड और डिमिनिश, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, तो उल्टा कहाँ है? उत्तल दर्पण में तो होगा नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, तो उल्टा कहाँ होगा? अवतल दर्पण में होगा। अवतल दर्पण में होगा क्योंकि सीधा इसमें क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है समतल में और सीधा होता है उत्तल में। तो अगर इन्वर्टेड उल्टा दे दिया तो अवतल पे ही जाएँगे और यहाँ पे भी इन्वर्टेड दे दिया तो अवतल पे ही जाएँगे। तो ए समतल, बी उत्तल और सी और डी अवतल। कहाँ पे है? ए समतल, बी उत्तल और सी और डी अवतल। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कथन ये है, एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्रीय जीवों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट दिया है कारण कि एक नेत्रीय जीवों की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अतिव्यापन की क्षमता होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो केकड़ा होता है उसकी आँखें जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे की वस्तुओं को देख लेता है। तो जो एक नेत्रीय क्षेत्र जीव होते हैं जिनमें एक ही नेत्र पाया जाता है, उनका दृश्य क्षेत्र जो होता है द्विनेत्रीय जीवों की तुलना में अधिक होता है। और आर यानी कि कारण क्या दिया हुआ है, रीज़न क्या दिया हुआ है कि एक नेत्री जीवों की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अतिव्यापन की क्षमता होती है। तो दृश्य क्षेत्र के अतिव्यापन मतलब कि वो ज़्यादा डेप्थ तक देख सकते हैं, ठीक? तो ए और आर दोनों सही हैं, ये क्षेत्र की बात कर रहा है, ए जो है क्षेत्र की बात कर रहा है कि कितना क्षेत्र तक ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन आर जो है वो डेप्थ की बात कर रहा है कि जितनी दूरी में देख रहा है वो डेप्थ यानी कि आप पानी के अंदर देख रहे हो, तो पानी के अंदर जितनी भी स्विमिंग पूल की गहराई है उस डेप्थ को आप देख पा रहे हो। लेकिन स्विमिंग पूल बना कितनी दूर में है उस क्षेत्र के बारे में ए बात कर रहा है। स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है उसके बारे में आर बात कर रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ये दोनों अलग-अलग बातें कर रहे हैं एक क्षेत्र की और डेप्थ की। ठीक? तो दोनों तो सही बोल रहे हैं लेकिन बातें अलग कर रहे हैं। यानी कि ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं लेकिन सही है। तो यहाँ पे कहाँ सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है? अ, ये जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है? जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और हमें पता है दर्पण का जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1 अपॉन का u इक्वल टू 1 अपॉन f होता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ फोकस दूरी दी हुई है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है अवतल दर्पण की यहाँ पे बात हो रही है। अवतल दर्पण में कहाँ-कहाँ पे प्रतिबिंब रखे जाते हैं? 6 जगह पे रखे जाते हैं, भई कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोकस दूरी, ठीक? फ़ोकस दूरी हमने यहाँ पे 20 ले लिया, ठीक? अब आ जाते हैं, पूछा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में सिर्फ़ एक ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो फ़ोकस और पोल के बीच में वस्तु जब रखी जाती है तब, ठीक? तो वस्तु की दर्पण से दूरी पूछा है और वस्तु कहाँ रखी गई है फ़ोकस और पोल के बीच में। फ़ोकस और पोल के बीच की दूरी 20 दी हुई है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 10 सेमी, तो 10 सेमी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएँगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। ए क्या है? वायु है, बी है जल, सी है लोहे की छड़ और डी है निर्वात। ठीक, ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी? तो
हमें पता है साउंड जो होती है वो सॉलिड में अधिक होती है, फिर उसके बाद आ जाती है लिक्विड में, फिर आ जाती है गैस में सबसे कम होती है, ठीक? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सॉलिड में ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। तो क्या पूछा है? न्यूनतम और अधिकतम। सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम आपका हो जाएगा वायु में, ठीक? हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे निर्वात में तो साउंड जाएगा ही नहीं, निर्वात में तो साउंड सुनाई ही नहीं देगी, तो निर्वात को तो ऐसे ही खत्म करेंगे। हमें मीडियम बताना है कि किसमें न्यूनतम होगा, किसमें अधिकतम होगा। तो जल तो लिक्विड में आ जाएगा, वायु किसमें आ जाएगा? गैस में, तो गैस में हो जाएगा न्यूनतम, क्योंकि सबसे कम गैस में होता है और लोहे की छड़ सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे मैक्सिमम हो जाएगा और वायु में न्यूनतम हो जाएगा। तो ए न्यूनतम होगा और सी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। न्यूनतम, पहले न्यूनतम पूछा है तो ए रहना चाहिए, ए और सी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, उससे आपका क्वेश्चन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब आप ध्वनि की आवृत्ति। भाई हमने पहले ही देखा कि जो लाउडनेस होता है यानी कि प्रबलता होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। और जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे जब आप प्रबलता यानी कि लाउडनेस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब होगा? लाउडनेस का तो एम्पलीट्यूड से मतलब है, फ्रीक्वेंसी का पिच से मतलब है। तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा यानी कि वो समान रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? समान रहेगी। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये हीट से सत्य नहीं है, ठीक? तो ये हीट से क्वेश्चन दिया हुआ है। हीट में हमने पढ़ा था कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि स्थानांतरण होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला कंडक्शन, ठीक? कंडक्शन होता है यानी कि चालन, ठीक? दूसरा होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तीसरा होता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो ये 3 अ, स्थानांतरण के साधन हैं। चालन जो होता है वो सॉलिड में होता है, संवहन जो होता है लिक्विड और गैस में होता है और विकिरण जो होता है इसके लिए नो मीडियम होते हैं, ठीक? तो यहाँ पे देखेंगे संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, तो संवहन ये बात सही है लेकिन हमें गलत बताना है। दूसरा, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, तो विकिरण गैसों में नहीं, गैसों में क्या होता है? संवहन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चालन गैसों में हो सकता है, जो चालन होता है वो सॉलिड में होता है, गैस में नहीं होता है, ठीक? तो थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही गलत बोल दिया है। नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है क्योंकि हीट का जो स्थानांतरण है एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। जैसे कोई प्लास्टिक रखा है, कोई वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक? ज़मीं है, तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, धूप आ रही है तो सब पे लग रही है ना समान, तो वही चीज़ बोला है। तो ये भी सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और जो गलत है वही सही होगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक? जो कार्स होती हैं उनके साइड में एक मिरर लगा होता है, ठीक? जो दूर की पीछे की गाड़ियाँ जो आ रही होती हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक? तो वहाँ पे उसी तरीके से एक लंबी यानी कि दूर मीनार है, ऊँची मीनार है, तो दूर की जो ऊँचाई को देखने के लिए कौन-सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं? उत्तल दर्पण की का यूज़ करते हैं। और जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक? तो वो लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती हैं और फिर वायु में गति करती हुई वापस जल में आती हैं, ध्वनि की गति में क्रमशः होगी। तो यहाँ पे भाई हमें सॉलिड,
लिक्विड और गैस का पता है कि सॉलिड में ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम होती है गैस में, ठीक? तो ध्वनि तरंगे क्या हो रही हैं, जल से एक लोहे की छड़ में जाती हैं। तो वाटर क्या है? वाटर हो जाएगा लिक्विड और लोहे की छड़ हो जाएगा सॉलिड। तो इसमें से इसमें जाएगी तो उसकी जो ध्वनि तरंगे जो होगी वो ज़्यादा होंगी, ध्वनि क्या होगी? ज़्यादा तेज़ होगी। तेज़ सुनाई देगी, सॉलिड में तेज़ सुनाई देगी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगी उसकी वृद्धि होगी, ठीक? पहला तो वृद्धि होगी, ह्रास तो दूसरा और चौथा को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होगी और फिर वायु में गति करती है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड से फिर कहाँ जाती है? गैस में जा रही है, तो क्या होगा? कमी होगी। तो वृद्धि के बाद यहाँ पे तो वृद्धि दिया है, तो ये भी खत्म, वृद्धि के बाद यहाँ पे ह्रास, यानी कि उसकी कमी होगी तो ह्रास होगा, ठीक? फिर उसके बाद वापस जल में आती है, तो गैस से फिर लिक्विड में आ रही है, तो फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी वृद्धि होगा, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? तो सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड सॉलिड में होती है, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ध्वनि के संदर्भ में यहाँ पे सही कथन चुनने हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है। हाँ, सही बात है, माध्यम रहेगा तो संचरित होती है, ठीक? कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऐसा नहीं है कि विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है जंतुओं से। नेक्स्ट है कंपन का जितना उच्च आयाम होगा यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। हाँ, तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है लाउडनेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो लाउडनेस यानी कि प्रबलता, तो प्रबलता उतनी ही प्रबल होगी जितना उच्च एम्पलीट्यूड होगा, तो ये बात सही है। सेकंड गलत है, ए भी सही है। लास्ट देखते हैं कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होगी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, कण भेदी यानी कि कितनी तीक्ष्ण गति से आपके कानों में आवाज़ जा रही है यानी कि पिच बोल सकते हैं। तो ये बोला है कि उतनी ही कणभेदी होती है यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी पिच भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो डी भी आपका करेक्ट है। ए, सी, डी जहाँ पे होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ए, सी और डी थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो यहाँ पे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सीधा होता है। तो जहाँ पे भी हमने देखा तो जहाँ पे आभासी आए वहाँ पे सीधा लिखेंगे, ठीक? और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है भई, हमेशा उल्टा होता है, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा दूसरा दिया है आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमने पढ़ा है अवतल दर्पण में वास्तविक तो मोस्टली होते हैं, तो क्या समान साइज के होते हैं? नहीं, कोई छोटा होता है, कोई वस्तु के बराबर होता है, ठीक, कोई वस्तु से बड़ा होता है तो समान साइज के नहीं होते, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो ये बात सही है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे सिनेमा हॉल जो होता है, वहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उसे क्या करते हैं आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक? तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।